Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. We will be discussing about 8 जुलाई करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टू गेट द लेटेस्ट अपडेट क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फोर टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज शेकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज इन न्यूज़ बिकॉज अभी रिसेंटली चाइना ने क्लेम किया है इस भूटानीज टेरिटरी को। वी विल बी सीइंग द डिटेल्स लेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्डन बर्डविंग। ये एक बटरफ्लाई है और ये इंडिया की बिगेस्ट बटरफ्लाई यानी लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। थर्ड वन इज काटसा। काटसा इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अभी रिसेंटली S-400 की जो प्रोक्योरमेंट इंडिया करेगी फ्रॉम रशिया उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। एंड लास्ट न्यूज़ इज कुवैत एक्सपायर्ड बिल। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया कैसे इम्पैक्ट होगा कुवैत के नए बिल से। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेक्टैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर सेक्टैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंड किया जाता है फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर रिसेंटली इन जून 2020 चाइना ने इस फंडिंग को अपोज किया है, ये कहकर कि सेक्टैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन भूटान एंड चाइना। इस अपोजिशन के थ्रू चाइना अपना क्लेम एस्टेब्लिश करना चाहता है सेक्टैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। सेक्टैग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के ईस्टर्न रीजन में पड़ती है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि चाइना ने भूटान के किसी रीजन को अपना बताया है। देयर हैव बीन बाउंड्री टॉक्स गोइंग सिंस 1984 और अभी तक 24 सच बाउंड्री टॉक्स हो चुकी हैं। पर जितनी भी बाउंड्री टॉक्स हुई हैं ये सारी की सारी कंसंट्रेटेड थी रिगार्डिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ नॉर्थर्न भूटान एंड द वेस्टर्न भूटान रीजन। ये फर्स्ट टाइम है कि ईस्टर्न रीजन को भी चाइना ने क्लेम किया है एज इट्स ओन पार्ट। द बाउंड्री टॉक्स बिटवीन भूटान एंड चाइना बिटवीन 1984 and 2016 they never included eastern Bhutan as part of negotiations. एंड ढोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद दैट हैपेंड इन 2017 उसके बाद से कभी भी बाउंड्री टॉक्स नहीं हुई हैं। तो हो सकता है चाइना का ये अटेम्प्ट हो टू ब्रिंग भूटान बैक ऑन द टेबल फॉर द बाउंड्री टॉक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के रिगार्डिंग। ये वर्ल्ड बैंक के अंदर सेटअप किया गया था 1991 में, बट 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ। उसके बाद से इसको एक अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन DC US के अंदर और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है टू बेनिफिट ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑन लोकल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एनवायरनमेंट, नेक्स्ट वन इज द सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। So they may ask you a question in prelims, what is the objective of global environment facility या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो दे मे गिव यू एनवायरनमेंट, दे मे ऑल्सो गिव यू सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ एंड दे मे आस्क कि ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो विद द एनवायरनमेंट पार्ट और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ को वो इग्नोर कर देंगे। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। The focal areas of the Global Environment Facility are biodiversity, climate change, international waters, then ozone depletion, फिर land degradation and persistent organic pollutants। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। सेकेंडली ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म सर्व करता है फॉलोइंग कन्वेंशंस के लिए। फर्स्ट वन इज CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये फर्स्ट वाले से आप रिलेट कर सकते हो। सेकेंड वन इज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सेकेंड पॉइंट से रिलेट हो जाएगा। थर्ड वन इज UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये लैंड डिग्रेडेशन वाले फोकल एरिया से कनेक्ट आप कर सकते हो। देन उसके बाद आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स, तो ये आ जाएगा लास्ट वाले के साथ। देन उसके बाद आता है मिनी माता कन्वेंशन ऑन मर्करी, ये भी पोल्यूटेंट्स के साथ ही आप इंक्लूड कर सकते हो। इंडिया बोथ डोनर भी है और रिसिपिएंट भी है GEF फंडिंग का। इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अवर सेकंड टॉपिक इज रिलेटेड विद बटरफ्लाई, दैट इज गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई। ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है और जो उसकी विंग स्पैन लेंथ है वो फीमेल के लिए है 194 mm। 194 mm का मतलब ये वाली लेंथ जब वो अपने पंख पूरे खोलती है, और जो मेल की लेंथ है वो है 106 mm। जो इससे सेकंड नंबर पे आती है वो है सदर्न बर्ड विंग,
उसकी लेंथ रहती है 190 mm। गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई इज़ फाउंड इन हिमालयाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो आपको यही रिमेंबर रखना है कि लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है इंडिया की। सेकेंडली ये कहाँ मिलती है। लेंथ ऑफ द फीमेल मेल ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। नाउ अदर बटरफ्लाइज दैट आर इन न्यूज़। फर्स्ट वन इज़ बुद्धा मयूरी या मालाबार ब्रांडेड पीकॉक। केरला ने इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई रिकॉग्नाइज किया है। यू नीड टू रिमेंबर दैट अगर वो पूछ सकता है कि मालाबार ब्रांडेड पीकॉक इज़ अ बटरफ्लाई और अ बर्ड, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये बटरफ्लाई है। सेकेंड वन इज़ तमिल योमन, ये तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई है। थर्ड वन इज़ ब्लू मॉर्मोन, ये महाराष्ट्र की बटरफ्लाई है। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई रिकॉग्नाइज किया था, और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है प्रीलिम्स के अंदर। लास्ट वन इज़ कॉमन पीकॉक, ये उत्तराखंड की बटरफ्लाई है। और यू नीड टू रिमेंबर कि पीकॉक के नाम से आपको ये नहीं सोचना कि ये बर्ड है, इट इज़ अ बटरफ्लाई। सो दीज आर द 4 important butterflies that you need to remember. Our third topic is काटसा। काटसा के फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू अमेरिका सैंक्शंस पुट करता है ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर और रशिया के ऊपर, प्लस हर उस कंट्री के ऊपर जो इनके साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हो। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया का एक प्लान था MiG-19 फाइटर्स को बाय करने का रशिया से। तो यूएस ने ये कहा है कि ये सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लागू होंगे अगर इंडिया इस डील के साथ आगे जाता है। तो ये जो बिल है, ये जो काटसा एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है सैंक्शंस रिगार्डिंग एरियाज़ लाइक साइबर सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट अगर इंडिया रशिया के साथ करता है या इंडिया ईरान के साथ करता है, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, करप्शन पे, ह्यूमन राइट अब्यूज़ पर, इवेजन ऑफ सैंक्शंस पर, यानी सैंक्शन से बचने की अगर कोई कोशिश करता तो उस पर और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। देन ट्रांजैक्शन विद यूएस डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर्स पे, फिर एक्सपोर्ट पाइपलाइंस पे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, देन आर्म्स ट्रांसफ़र टू सीरिया पे। तो इन एरियाज़ में ये काटसा एक्ट एप्लीकेबल होती है। हाउ एवर यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज, एक थोड़ा सा आइडिया आपको रहना चाहिए कि ये एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ काटसा लग सकता है। मेनली जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि ये ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ ट्रेड पे ये सैंक्शंस हैं और इन कंट्रीज़ पे भी ये सैंक्शंस हैं। काटसा इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट आउट ऑफ 2 कंट्रीज़ ईरान और रशिया इंडिया के पार्टनर्स हैं इन स्ट्रेटेजिक एरियाज़। ईरान है एनर्जी के मामले में, इंडिया ईरान से काफ़ी सारा ऑयल प्रोक्योर करता है, तो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगते हैं तो इंडिया की जो प्रोक्योरमेंट है क्रूड ऑयल की वो अफेक्ट होती है। सेकेंडली ऑन रशिया, रशिया के ऊपर इंडिया रिलाई करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए। अराउंड 70% जो इंडिया का मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशियन ओरिजिन है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें और रशिया से प्रोक्योर करना पड़ता है इक्विपमेंट। सेकेंडली यूएस बेशक इंडिया का सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया है, बट देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स जो यूएस हमें अभी देना नहीं चाहता, जैसे कि हो गया सबमरीन्स, मिसाइल्स, और रशिया हमारे साथ इन दोनों एरियाज़ में ईजिली एग्री करता है और हमें सप्लाई भी करना चाहता है। अभी रिसेंटली जैसे इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को रशिया से प्रोक्योर करने के लिए एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। इट इज़ नॉट ओनली इंडिया विच इज़ फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू काटसा। अभी टर्की को यूएस ने एक्सपेल कर दिया था अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से जब टर्की ने S-400 प्रोक्योर किया रशिया से। यूएस ने कहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुकोई 35 फाइटर जेट्स के ऊपर ये सैंक्शंस एप्लीकेबल रहेंगे। सो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर यूएस इन सेक्शंस को रिमूव नहीं करता है या इंडिया को एक वेवियर नहीं देता है। अवर लास्ट टॉपिक इज़ कुवैत एक्सपेक्ट बिल। इस बिल की वजह से हो सकता है 8 लाख इंडियंस को कुवैत छोड़ना पड़े। अभी रिसेंटली ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम हो गए थे, देर वॉज अ स्लम्प इन द ऑयल प्राइसेस। सेकेंडली कोरोना वायरस पेंडेमिक भी है जिसकी वजह से इकॉनमी है वो डाउन पे चली गई है। अब इसकी वजह से जो एंटी एक्सपेक्ट रेटोरिक है कुवैत के अंदर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन एक्सपेक्ट कोटा बिल जिसके अकॉर्डिंगली ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरनर्स विल बी अलाउड टू वर्क इन कुवैत। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, जिसमें ये बिल बोलता है कि इंडियंस शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पॉपुलेशन और हर साल 5% के हिसाब से
रिड्यूस किया जाएगा नंबर ऑफ एक्सपेट्स को फ्रॉम द कंट्री। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन है 43 लाख यानी 4.3 मिलियन, जिसमें से लगभग 70% पॉपुलेशन बाहर के लोगों से बनी है, यानी वो वहाँ के कुवैत के नहीं हैं, बाहर से आए हैं कुवैत में वर्क करने के लिए। ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है कुवैत के लोगों में, जिसकी वजह से जो एंटी एक्सपेक्ट रेटोरिक है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसको शांत करने के लिए कुवैत इज़ नाउ ब्रिंगिंग ए कोटा बिल फॉर द एक्सपेक्ट्स, यानी ओनली ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरनर्स विल बी अलाउड इन कुवैत टू वर्क। अब इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो इंडिया के ऊपर पड़ेगा। इंडिया के लगभग 14.5 लाख लोग कुवैत में हैं, और इसमें से लगभग 9.6 लाख लोग ये गवर्नमेंट या प्राइवेट में वर्क करते हैं, बाकी जो लोग हैं वो डिपेंडेंट्स हैं उसके ऊपर। सो इस बिल की वजह से हो सकता है लगभग 8 लाख इंडियंस को वापस इंडिया आना पड़े कुवैत छोड़कर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको लोकेट करना है मैप के अंदर द पर्शियन गल्फ, और गल्फ कंट्रीज़ कौन सी हैं। जैसे आप सऊदी अरेबिया हो गई या कुवैत हो गई या कतर हो गई, तो यू हैव टू सी पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। देन यू हैव टू सी ईरान, ईरान के अराउंड कौन सी कंट्रीज़ और इसकी बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं। थर्डली यू हैव टू सी कुवैत, कि कुवैत के अराउंड कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। तो इस तरह से आपकी मैपिंग भी साथ साथ हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।